नमस्ते, आपका आज की इस पॉलिटिकली इनकरेक्ट वार्ता में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के एक बहुत चर्चित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के विषय में। अम, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इनका। जिस समय इन्हें आज से कुछ वर्ष पहले कांग्रेस का प्रधान चुना गया था, तो पूरे देश को पता था कि इनमें कौन-सी योग्यता देखकर इन्हें चुना गया है। और लगभग आज अगर हम अपने देश में एक सर्वे कराएँ कि ऐसी कौन-सी क्वालिफ़िकेशन है, ऐसी कौन-सी योग्यता है जिसके कारण गांधी परिवार ने या यूँ कहें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का नेता चुना होगा। तो 90% से अधिक लोगों का उत्तर होगा वो इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें एक रिमोट कंट्रोल चाहिए था या एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी बातों से इधर-उधर ना जाए और उनके अकॉर्डिंग काम करे। और इसमें कोई हैरानी होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इतिहास से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। हम देख चुके हैं, हम वो अभागा देश हैं जो देख चुके हैं कि 10 वर्ष तक यहाँ पर मनमोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति को गद्दी पे बैठाया जाता है और उसे बैठाकर पीछे से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सारा जो काम था, वो सोनिया गांधी के अकॉर्डिंग हो रहा था। या जो भी सोनिया गांधी की लॉबी थी, उसे आप क्रिश्चियन लॉबी बोल सकते हैं, एनजीओ लॉबी बोल सकते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा था। और ये स्थिति इसलिए आई थी कि जिस समय ये लगभग निश्चित हो गया था 2004 में कि सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी इस प्लान में एक अड़ंगी लगा दी थी। वो पहुंच गए थे उस समय राष्ट्रपति के पास कि हमारे देश का जो सिटीजनशिप का कानून है, वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने देने की योग्यता नहीं मानता, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। तो उसके बाद चुना गया एक ऐसा व्यक्ति जो सोनिया गांधी नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। 10 साल वो हुआ भी। फिर उसके बाद अब कांग्रेस की गद्दी है। आज की स्थिति क्या है कि जो पार्टी का जो मुखिया होता है, उसके पास बहुत अधिक शक्ति होती है। इसीलिए आप देखें कि जब से सोनिया गांधी उस गद्दी पे बैठी है, 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। या तो सोनिया बैठती हैं या राहुल बैठता है, या सोनिया है या राहुल है। और फिर इन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे को ढूंढ के लाया गया। तो इसमें किसी को कोई अचंभा, कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि ये माना जाए कि इनकी यही योग्यता, क्वालिफिकेशन थी मल्लिकार्जुन खड़गे की कि ये परिवार की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। लेकिन आज हम इससे एक स्टेप आगे जाके समझने का प्रयास करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो मनस्थिति है, जो मानसिकता है, वो कैसी है। पहली बार जब मैंने इन्हें नोटिस किया था, तो इन्होंने कमेंट किया था संसद के अंदर। उसमें उन्होंने बहुत भड़क के बोला था कि वो आर्यन द्रविडियन डिवाइड जो है उसकी बात की थी। कोई टॉपिक चल रहा था शायद बी आर अम्बेडकर पे, तो किसी ने टोका तो उसका जो जवाब तो लंबा चौड़ा था, लेकिन उसमें जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ वो जरा शेयर करता हूँ। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए। हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले लोग। इसमें ये व्यक्ति बहुत क्रोधित, बहुत उत्साहित दिखाई देता है और एट द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि जैसे इस विषय पर मरने मारने पर उतारू हो सकता है। और यहाँ पर सबसे कमाल की बात ये थी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनके नाम पर ये आर्यन द्रविडियन की बात कर रहा था, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा हुआ है कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है जो अंग्रेजों ने बनाई है, वो झूठी है और वो अंग्रेजों की धूर्तता है जिसके कारण उन्होंने बनाई है। और बी आर अम्बेडकर ने इसे बड़े स्पष्ट करके कहा कि जनरली जो वेस्ट के लोग हैं, जो गोरे हैं, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं जब एकेडमिक काम होता है, जब कोई स्कॉलरली काम करना होता है। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी के केस में उल्टा है। उल्टा क्यों है, उन्होंने उसे स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा कि जनरली जो अंग्रेज हैं या वेस्ट के लोग हैं, वो पहले बहुत सारा शोध करते हैं। उस शोध के अनुसार जो उन्हें आंकड़े मिलते हैं या तथ्य मिलते हैं, फिर उनके अनुसार एक हाइपोथेसिस या एक थ्योरी या एक सिद्धांत बनाया जाता है। पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी के मामले में सारा कुछ एकदम उल्टा है कि पहले एक सिद्धांत बनाया और फिर कुछ अपनी इच्छा के अनुसार तथ्य या आंकड़े उठाकर उसमें फिट करके इस थ्योरी को खड़ा कर दिया। लेकिन जब भी आप अपनी बुद्धि लगा के इस थ्योरी को एनालाइज करने बैठते हैं, तो ये थ्योरी औंधे मुंह गिर जाती है। ये थे अंबेडकर के विचार आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में, जो कि बिल्कुल सत्य पर आधारित थे। और ये आदमी जब ये बात कह रहा था कि तुम आर्यन हो, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो ये उसी अंग्रेजों की थ्योरी की पर्ची फाड़ रहा था अंबेडकर के नाम पे। तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हम वो अभागा देश हैं जो कैरेक्टरलेस, स्पाइनलेस नेताओं को देखने के आदी हो चुके हैं। महात्मा गांधी से लेके राहुल गांधी तक हमने ऐसे सैकड़ों नेता देख लिए हैं। तो एक और झूठा आ गया, एक और मक्कार व्यक्ति आ गया, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे अब बना कैसे? उसके बाद जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो बड़े ओपनली मिल जाता है कि 1947 के बाद जब हैदराबाद जो स्टेट थी उस समय, वहां पर निजाम का एक व्यक्तिगत मिलिशिया था। उसने अपनी एक सेना बना रखी थी जिन्हें रजाकार कहते थे, और उन्होंने आज का हैदराबाद नहीं, उस समय का हैदराबाद स्टेट बहुत बड़ा था, वहां पर उन्होंने बहुत आतंक मचाया था और हिंदुओं का बहुत कत्लेआम किया था। और उसी कत्लेआम में इस मल्लिकार्जुन खड़गे की माँ और इनकी बहन और इनके चाचा की हत्या की गई थी। इनका घर जलाया गया था और उन्हें जला के मार दिया गया था। उस समय छोटा सा बच्चा था। ये भी इन्होंने आज एक वीडियो में कहा है, तो हम उसे भी एक बार सुन लेते हैं। अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। अपनी जो व्यक्तिगत पीड़ा है उसके बारे में इसका कहना है कि मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे संसद के पटल पर आकर ये उससे कहीं अधिक पुरानी बातें, और वो भी झूठी बातें तो कर सकता है, लेकिन इसके परिवार को किसने मारा वो नहीं शेयर कर सकता। क्यों कोई व्यक्ति ऐसा बनेगा हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जो पीड़ा उस बच्चे ने अनुभव की होगी, जब ये कुछ का कहना है कि 4 साल का था, कुछ का कहना था कि 7 वर्ष का था उस समय। तो इमेजिन करके देखिए, एक 7 वर्ष का बच्चा है, घर के बाहर खेल रहा है और उसकी आंखों के सामने उसका घर जलाया जाता है, जहां उसका चाचा है, उसकी अपनी माँ है, उसकी अपनी बहन है, उन्हें जला दिया गया। और यदि इतिहास से हम थोड़ा सा भी हिंट ले सकते हैं, तो इसकी माँ या बहन के साथ उन्होंने मारने से पहले क्या किया होगा, हम उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो पीड़ा इस बच्चे ने ना देखी हो। लेकिन ये सब हुआ तो उस बच्चे की मनस्थिति कैसी रही होगी? अब देखिए, जब मैं इसका एनालिसिस पहली बार करने बैठा था, तो मुझे लगा था कि ऐसे आदमी को जिसके परिवार को मुसलमानों ने उजाड़ दिया, घर जला दिया, उसे तो मुसलमानों का या कम से कम इस्लाम का घोर विरोधी होना चाहिए, और उसके अंदर एक प्रतिशोध का भाव होना चाहिए कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था तो और किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं ये इंश्योर करूंगा। लेकिन ये व्यक्ति उससे ठीक उल्टा काम कर रहा है, उन शक्तियों के लिए काम कर रहा है जो इस्लाम को और उसके जैसी दूसरी विचारधारा ईसाइयत को हमारे देश में स्थापित करना चाहती है। अब ये मैं बैठ के एनालिसिस तो कर सकता हूँ, लेकिन जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। उस बच्चे ने कैसे इस वास्तविकता से कोप किया होगा? क्या वो इतना ज्यादा पीड़ित हो गया होगा कि वो डर गया होगा, और वो कहते हैं ना कि अपने शेल में चले जाना, कि बिल्कुल अपने आप को डिनायल में चले जाना कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और उन
स्मृतियों को बिल्कुल दबा देना, कुचल देना ताकि जीवित रह सके। इसे कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं कि अपने आप को जीवित रखने के लिए लोग बहुत बार ऐसी जो बहुत पीड़ादायक स्मृतियां होती हैं उन्हें दबा देते हैं। इसे डिनायल भी कहते हैं। तो क्या इसने वो काम किया होगा, या इसके मन में आया होगा कि मुझे इनसे बदला लेना है, लेकिन प्रतिशोध लेगा किससे? छोटा सा बच्चा है, उसके सामने सैकड़ों पूरे वयस्क लोग हैं, शस्त्रों के साथ लैस हैं। पता नहीं पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा, और पहचान भी पाएगा तो अक्षम है उनसे किसी भी प्रकार का प्रतिशोध लेने में। तो कैसे कोप करेगा, किस पीड़ा के साथ ये बच्चा बड़ा हुआ होगा, हम नहीं जानते। लेकिन क्या उसने ये देखा था कि आसपास के लोग कैसे जीवित रह रहे हैं? क्योंकि ये बात जब मेरे मन में आनी शुरू हुई कि मेरे जो ननिहाल हैं वो जब पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे, तो यहाँ उन्होंने जीरो से सब कुछ फिर से बनाना शुरू किया। तो अपनी उस संघर्ष में वो शायद ये सब कुछ भूल गए कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को ये चीजें बतानी चाहिए, उन्हें तैयार करना चाहिए कि दोबारा से ये विपत्ति ना आए। शायद उससे भी अधिक अधिक इसमें पेचीदगियां हैं कि जब इस तरह की घटना घटती है तो लोग इतने लज्जित हो जाते हैं, वो अपने आप को इतना असहाय समझने लग जाते होंगे कि इसका वो, या वो शर्म इतनी आती होगी वो किसी से ये बात शेयर नहीं करते। ये भी संभावना है, और हो सकता है वो इसके साथ भी हुआ हो। और फिर जब मेरे ननिहाल वाले आए यहाँ पर, तो उनकी किसी ने सुध नहीं ली, क्योंकि ऐसे राक्षसी नेता ऊपर बैठे थे जिन्होंने इन लोगों को बिल्कुल बेयर मिनिमम मुहैया कराया कि कैंप में रह सकते हो। किसी को कोई 2 कमरे मिल गए, किसी को 3 कमरे कहीं पे कब्जा करने मिल गए, तो उन्होंने कर लिया। लेकिन जो इन्हें एक अपनापन मिलना चाहिए था, जो इनका स्वागत होना चाहिए था, जैसे इनका रख रखाव होना चाहिए था, वैसा नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि वही हैदराबाद में भी हुआ होगा कि जिनके साथ ये नरसंहार किया रजाकारों ने, उन्हें तड़पने तरसने के लिए छोड़ दिया गया होगा कि अपने आप वो अपनी बिखरी हुई जीवन की लड़ियां समेटेंगे और फिर उठ के खड़े होंगे। और उसके पीछे सोच भी यही रहती है कि इन्हें और रगड़ा जाने दो ताकि इनमें से कोई प्रतिशोध लेने लायक बचे ही नहीं। तो पाकिस्तान से आए हैं, या जो रजाकारों की यातनाएं झेल चुके थे, उन्हें इतना कुचल दिया गया, उन्हें उनके रोजमर्रा में इतना ज्यादा फंसा दिया गया कि उनके लिए सर्वाइवल, उनके लिए केवल जीवित रहना अपने आप में एक संघर्ष बना दिया गया। तो हो सकता है यही इसके साथ भी हुआ हो। लेकिन एक और इसका वीडियो है जो थोड़ा सा हमें पीड़ा देता है। किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। ये व्यक्ति जब गुलामी की बात करेगा तो बहुत आश्चर्यजनक लगेगा, और लगना भी चाहिए। मैं कई बार जब सोचता हूं कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसके बाद मैं जब शीशे में अपने आप को देखूं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े, तो क्या ये लोग भी ऐसा ही करते हैं? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि जिन्हें ये कह रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, सीधी सी बात है कि बीजेपी को या योगी जी को कह रहा है, तो क्या इसे कभी समझ में नहीं आता? इसे अपनी वो बहन याद नहीं आती? इसे अपनी वो माँ याद नहीं आती जिन्हें राक्षसों ने जलाकर मार दिया? कि कम से कम आज तो इसकी अंतरात्मा जगे और ये एक सही निर्णय ले सके। या शायद वो ट्रॉमा, वो पीड़ा इतनी भयानक होती है कि उसे भुलाकर ये लोग केवल सर्वाइवल को ही अपनी सफलता मान लेते हैं, और अपने आप को शायद ये समझते हैं कि एक और दिन हमने निकाल लिया और हम कितने स्मार्ट हैं कि हम जीवित हैं। ऐसा सोचते होंगे क्या? ये चीज और अधिक पीड़ादायक इसलिए बन जाती है कि जो बीजेपी के लोगों को बोल रहा है कि तुम आर्यन हो तो तुम लोग बाहर से आए हो, वो सोनिया गांधी जैसी विदेशी महिला के लिए काम कर रहा है।
वो इसे अपने कमरे में आने ही नहीं दे रही, बाहर दरवाजे पे खड़ा रखती है। वो वीडियो सबने देखा होगा कि किस तरह बेचारे को दरवाजे पे खड़ा करके रखा था। और ये दूसरों को ये बातें कहता है कि तुम गुलाम बना के रखना चाहते हो। तो तब इसके साथ कोई सहानुभूति रखने को मन नहीं करता। तब समझ में आता है कि ये इस योग्य शायद बचा ही नहीं, इसमें कोई मानवता बची नहीं है कि इसके साथ कोई सहानुभूति भी रख सके।